Hello friends, today we are going to study a very important topic of your curriculum, dividend decision. देखिए समझते हैं इस टॉपिक को। डिविडेंड तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम इक्विटी डिविडेंड की बात कर रहे हैं। इक्विटी डिविडेंड यानी कि जो कंपनी अर्न करने के बाद, सब कुछ अर्न करने के बाद अपने शेयर होल्डर को देना चाहती है। तो चैप्टर का नाम देखिए क्या है, डिविडेंड डिसीजन। मतलब इस बात का डिसाइड करना है कि वी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट। तो यू वुड से कि इसमें सोचना क्या है, अगर पैसे हो तो डिविडेंड दे देना चाहिए कंपनी को, अगर नहीं बचा है तो नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इन सारे डिसीजन का जो मेन आधार होता है, मेन बेस होता है, वो ये होता है कि उससे हमारी कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। यानी कंपनी जो चल रही है उसमें शेयर होल्डर उनके मालिक हैं, तो उसमें यही देखा जाता है कि किस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, व्हेन आई से शेयर होल्डर वेल्थ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मार्केट प्राइस पर शेयर से, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो इसको बोलते हैं कंपनी की मार्केट वैल्यू। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो ये जितनी बढ़ेगी उतनी ही शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है, इसका मतलब। क्योंकि मान लीजिए कंपनी में 10 लाख शेयर हैं और मान लीजिए मार्केट प्राइस अभी 20 रुपये है, तो ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 200 लाख, दैट इज़ अ मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये प्राइस बढ़ रहा है ऑन सस्टेनेबल बेसिस, यानी पहले 20 रुपये था, अब आगे 22 हो गया, 25 हो गया, तो अपने आप ही वेल्थ बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी मेरा जो डिसीजन है डिविडेंड देना या ना देना, उसका इम्पैक्ट इस मार्केट प्राइस पे, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उस पर क्या पड़ने वाला है। अगर मेरा इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है पॉजिटिव, तो मेरे लिए डिविडेंड डिसीजन उस हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अंडर डिविडेंड डिसीजन टॉपिक देर आर नंबर ऑफ व्यूज जो ये कह रहे हैं कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस पे फर्क पड़ता है, तो दिस इज अ रेलिवेंट डिसीजन। यानी वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन मैनी फैक्टर्स बिफोर गिविंग द डिविडेंड। बट ऑन द अदर हैंड देर आर अ पीपल हु आर सेइंग कि डिविडेंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दो या मत दो, जो मार्केट वैल्यू होती है वो एज अ होल सेम ही रहती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिविडेंड डिसीजन नामक टॉपिक में हमें मेनली टू स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ना है, यानी दो तरह की विचारधाराओं को। पहला है इररेलीवेंस, इररेलीवेंस अप्रोच। मतलब इररेलीवेंस अप्रोच का क्या मतलब है, इसमें उन लोगों ने बोला कि जिन्होंने बोला कि आप डिविडेंड दें या ना दें, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेनली इसके अंदर हमें एमएम मॉडल पढ़ना है। एमएम की फुल फॉर्म है मोदी, गिलानी एंड मिलर। एक्चुअली दो व्यक्तियों का नाम है, उन्होंने एक मॉडल बनाया और उन्होंने बोला कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये एमएम उन दोनों के नाम के ऊपर आधारित है, एमएम मॉडल। ठीक है, इन्होंने बोला कि फ़र्क नहीं पड़ता और ऑब्वियसली उन्होंने अपनी कुछ अजम्पशंस लिए हैं और फिर उसको प्रूव करके दिखाया कि देखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इरेलीवेंस अप्रोच है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग डिविडेंड डिसीजन इज़ इरेलीवेंट डिसीजन। आप जैसे मर्जी क्यों सोच रहे हो, वो ये बोलना चाह रहे हैं। आप सोच ही क्यों रहे हो कि डिविडेंड दें या ना दें, आपका ध्यान कमाई पे होना चाहिए। आप कमाने पे ध्यान दो, कंपनी को बोल रहे हैं आप कमाई पे ध्यान दो। डिविडेंड देना या ना देना ये बेकार है, टाइम वेस्टेज है, आपको इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पहला, इसमें पहला व्यू ये है। लेकिन दूसरा व्यू है रेलिवेंस अप्रोच, जो हम पढ़ेंगे, रेलिवेंस अप्रोच। उसके अंदर जो लोगों ने बोला, उन्होंने बोला नहीं नहीं, डिविडेंड देना या ना देना बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है कंपनी की मार्केट वैल्यू पे, तो हमें डिविडेंड देने या ना देने से पहले देख लेना चाहिए कुछ सिनारियो। इन्होंने भी अपनी कुछ बातें बोली और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको प्रूव करके दिखाया कि देखिए इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर भी दो लोगों का नाम मेनली लिया जाता है। हालांकि इन दोनों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं, बात एक ही बोली है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अलग अलग फॉर्मूला से। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे वॉल्टर, वॉल्टर मॉडल, और एक था गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल। ये नाम हमें सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ करने हैं, अदरवाइज इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है।
तो वॉल्टर गॉर्डन, और मेनली ये चैप्टर इसी के ऊपर आपका रोटेट करेगा। हाँ, हालांकि कुछ अदर्स चीज़ भी है जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन वो बहुत ही इररिलेवेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट कम रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हम उसके लिए बात बाद में करेंगे। तो आप मेन मान के चलेंगे कि अपने इस चैप्टर में देर आर टू टाइप्स ऑफ थॉट्स, इरेलीवेंस अप्रोच, रेलीवेंस अप्रोच, ठीक है। और एमएम मॉडल उसके अंदर इरेलीवेंस अप्रोच में है और रेलीवेंस में वॉल्टर और गॉर्डन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पढ़ना है, यू कैन नोट दैट आउट, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद अब वन बाय वन हमें अप्रोच पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं आपके ना एक डिविडेंड की पहले एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दूं कि मैं बोलना किसके बारे में चाह रहा हूँ। देखो, जब कंपनी सबको दे देती है बाहर वालों को, यानी कि सैलरी, टैक्सेस, ये सब दे देती है, तो आपको पता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से सुनना, कंपनी ने आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दी, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दी, और गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी, तो दैट बिकम्स पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको पता है इस पे जो प्रॉफिट पे अधिकार किसका होता है? पहला अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, यानी कि इसके अंदर से फिर हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, अगर कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, शेयर है तो। अदरवाइज ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही क्या बन जाता है जो मैं लिखने वाला हूँ? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो बात है हम बार बार एफएम में बहुत अलग अलग टॉपिक्स में बार बार पढ़ते हैं कि ये क्या, पीएटी के बाद हम डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस वालों को, और फिर ये। अच्छा, हमारा चैप्टर इस बारे में बात नहीं कर रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड को देना ही, इनको तो देना ही पड़ेगा, इसमें सोचना क्या है? ये तो कंपनी को देना ही पड़ता है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर कंपनी को देती ही है। हमारी जो लड़ाई है इस चैप्टर में वो इसके ऊपर है, जो ये ईएई आया है ना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये किस में बांट दिया जाता है, मतलब किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हमें कितना कमाया? we distributed number of equity shares, and now it becomes EPS, that is the starting point of our chapter, कि ये अर्निंग पर शेयर जो है, अब ये जो कंपनी ने कमाया है एक शेयर होल्डर के लिए इतना कमाया है, ये हमने डिवाइड करके, मतलब यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए, लाइक यहाँ लिखा था 50 लाख, यहाँ 50 लाख लिखा था, और मान लीजिए मेरी कंपनी में मान लेते हैं 2 लाख शेयर होल्डर हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 25 आ गया। आप समझ रहे हैं? 50 लाख अर्निंग्स टोटल है, और मेरे कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं? इक्विटी 2 लाख, तो मैंने हर शेयर होल्डर को कितना बांट के लिए क्या कमाया? यानी 2 रुपये कमाया, ओ सॉरी 25 रुपये कमाया। अब लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, ये अर्निंग में से क्या करना है वो सुनना। लड़ाई इस बात की है कि इस अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि उनको डिविडेंड देना है इसमें से, या कंपनी अपने पास ही रखेगी। अच्छा, अपने पास क्यों रखेगी कंपनी? क्या करेगी कंपनी रख के? कंपनी का कहना है कि हम अपने पास रखेंगे और इस पैसे से आपको ज़्यादा कमा के दे सकते हैं, तो हमारे पास ही रहने दीजिए। अल्टीमेटली आपको पैसा अगर आप हमसे ले भी जाओगे डिविडेंड के फॉर्म में, आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करोगे, वहाँ से कमाओगे, तो रादर हमारे पास ही पड़े रहने दो, ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ है कि कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं बात रेलिवेंस के एंगल से कर रहा था कि वो बोल रहे थे हाँ कब लेना चाहिए। इरेलीवेंस अप्रोच तो बोल रही है कभी भी दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा बात ये चल रही है कि अर्निंग्स पर शेयर के 2 हिस्से होते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, जो हिस्सा मैंने डिविडेंड का दे दिया वो उसको हम बोलते हैं कि इतना डिविडेंड पे आउट हो गया, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने 10 रुपये, कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड बांट दिया इसमें से, तो इसका मतलब बाकी कहाँ गया? बाकी कंपनी ने रिटेन कर लिया, रिटेन, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? 15 रुपये, ठीक है। 2 हिस्से होंगे, मतलब हमेशा यू कैन कीप इन योर माइंड कि 25 रुपये यानी कि जो ईपीएस है उसके 2 ही हिस्से हो सकते हैं, या तो कंपनी पे आउट करेगी, और अगर पे आउट नहीं करेगी तो जो बाकी बचेगा वो रिटेन, यानी कि अगर मैं 1 भी रुपया पे आउट नहीं करता तो मैं बोलता मेरी जो अर्निंग्स है वही मेरा रिटेन अर्निंग हो गया। या मैं सारा डिविडेंड पे आउट कर देता, मैं बोलता मैंने सारी अर्निंग डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी रेशो निकालूँ तो इसका मतलब, इसको वी कॉल इट डीपी रेशो। डीपी रेशो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब कि मैंने 10 रुपये, मैंने मतलब कंपनी के एंगल से बोल रहा हूँ कि कंपनी ने 10 रुपये पे कर दिए, कितने रुपये में से? 25 रुपये में से। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे दैट बिकम्स 40%। 40 आ रहा है? यस। और अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो ये क्या इतना आएगा? 15 अपॉन, हालांकि हम इसको रेजिडुअल करके भी निकाल सकते हैं कि आपने 100 में से 40 या 60 बचे, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि निकालते कैसे हैं। ये आ गया 60%। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
रिटेंशन रेशियो, ये सारी टर्म्स ना बार बार यूज होंगी इस चैप्टर में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड रिटेंशन रेशियो। ठीक है, ओके, परफेक्ट। यानी कि अर्निंग्स पर शेयर जो टोटल है उसके दो हिस्से होते हैं, या तो डिविडेंड दिया जाता है, और डिविडेंड कितना दिया गया वी कॉल इट डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, और जितना अपने पास रख लिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशो। ऑब्वियसली रिटेंशन और डीपी रेशो का टोटल मिला के 100% होगा और वही हमारी अर्निंग्स होगी। तो लड़ाई इस बात की है इस चैप्टर में कि कितना डिविडेंड दिया जाए, कितना नहीं, क्या अपने पास रखा जाए या नहीं, तो ये वर्ड बार बार यूज होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला मॉडल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मॉडल है, पहले हम जो चल रही है बात, हम कर रहे हैं रेलिवेंट अप्रोच की, रेलिवेंस अप्रोच। और रेलिवेंस अप्रोच में मैंने आपको कहा हमें दो मॉडल पढ़ने हैं। सबसे पहले वी आर डूइंग वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल। ठीक है, अब वॉल्टर ने क्या कहा, मेन क्रक्स क्या है उसका, वो कहता है कि डिविडेंड देना और ना देना इज अ रेलिवेंट डिसीजन। ठीक है, तो एज पर वॉल्टर डिविडेंड डिसीजन इज अ रेलिवेंट डिसीजन, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर, वो देखने चाहिए, उसके बाद डिविडेंड देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओके। तो वॉल्टर ने मेनली बोला क्या है, उन्होंने अपनी बात को कुछ कंक्लूड किया इस एंगल, इस तरीके से, और उस कंक्लूजन के बाद हम आगे बढ़ेंगे और उनकी कुछ अजम्पशन भी देखेंगे। ठीक, कंक्लूड क्या किया वॉल्टर ने, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने बोला कि डिविडेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लेकिन अल्टीमेटली बात, बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत सारी नंबर ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन हमें तो उसको बस क्रक्स समझना है उसको, ताकि हम आगे बढ़ सकें। कंक्लूजन क्या दिया वॉल्टर ने, वो समझिएगा। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, इफ़ आर ग्रेटर देन के ई, अब मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ और ये टर्म्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं या कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आगे, और अगर नहीं भी पढ़ी अभी तक तो वो मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको समझा दूंगा, जो मेन चीज़ है। इफ़ आर ग्रेटर देन के ई देन डिविडेंड पे आउट, अब मैं वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर सिखा दिया आपको, डीपी शुड बी ज़ीरो, दैन डीपी शुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब रिटेंशन रेशियो कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली अगर डीपी जीरो है तो कितना होना चाहिए, 100%। अब इसको समझिएगा, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आर क्या है, ध्यान देना, आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय द कंपनी, कंपनी क्या कमाती है। ठीक है, इसको ना हम इस चैप्टर में बहुत नंबर ऑफ नेम से यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि हालांकि इन सब में फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा, बट इस चैप्टर में ना जो कमाई की बात है ना, कमाने का, कंपनी का जो कमाने का वो है रेट, उसको ना ये अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही है, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी क्या कमाती है, कंपनी का कमाई का रेट, ये सब वर्ड यूज सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे इसमें। ठीक है, और ये क्या है केई, व्हाट इज केई, केई इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैसे तो इसका हमें बहुत डिटेल डिस्कशन एक चैप्टर में करना है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट फिलहाल के लिए अभी आप समझिए, हमने इक्विटी शेयर होल्डर से जब पैसे उठाए तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी हमारे से, उस एक्सपेक्टेशन को, उनकी तो एक्सपेक्टेशन है और हमारे लिए वो कॉस्ट हो गई, हमारे लिए मतलब कंपनी के लिए। यानी कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर हमसे चाहते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है उस पर हमें 12% का रिटर्न मिले, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है और हमारे लिए वो कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को, इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इस मॉडल के कंक्लूजन में पहला पॉइंट क्या है, मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए वो कहते हैं अगर कंपनी 14% का आर है, यानी कंपनी 14% कमा लेती है, जब कंपनी के पास पैसा होता है वो कहीं लगाती है तो 14% कमा लेती है, यानी, और हमारा जो जो शेयर होल्डर है वो हमसे 12 चाहता है, तो इसका मतलब आर बड़ा हो गया कई से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया, देखिए अगर शेयर होल्डर 12 चाहता है और आप 14 कमा सकते हो उनके पैसे से, उनके पैसे से मतलब जो पैसा बचा था वो तो इक्विटी शेयर होल्डर का था ना, अब ई जो आया था अर्निंग्स पर शेयर, उन्होंने बोला अगर शेयर होल्डर 12 चाहता है और आप 14 कमा सकते हो, यानी वेन एवर आर इज ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब उनको देने से फ़ायदा क्या है, उनको तो अगर आप दोगे, उनकी एक्सपेक्टेशन 12 है और वो कहीं वो लगाएंगे तो 12 कमाने के लिए सोचेंगे, हम तो 14 कमा के दे रहे हैं, तो कंपनी शुड रिटेन ऑल इट्स प्रॉफिट, कंपनी को कुछ देना ही नहीं चाहिए, सारा अपने पास रख लेना चाहिए। तो देखिए तभी उन्होंने, वॉल्टर ने बोला आर आर यानी कि रिटेंशन रेशियो 100 होनी चाहिए और डिविडेंड 0 होना चाहिए।
क्योंकि लॉजिकल है ना, उन्होंने बोला अगर वो लेके भी आप दे भी दोगे डिविडेंड तो उसके लिए 12 कमाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, और हम तो 14 कमा के दे रहे हैं उनको, तो वाई, तो हमें देना ही क्यों चाहिए, फिर उनको अपने पास ही रखना चाहिए। ठीक है, आर और के, ये क्वेश्चन में आपको जनरली गिवन होगा, बस आपको कंपेयर करके अगर आपसे पूछा जाएगा ना व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो इन द गिवन सिनेरियो, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा आर बड़ा है या छोटा है के ही से। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट कंक्लूजन दिया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं दूसरा क्या होगा, इफ आर लेस देन के। अब मैं यानी एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 10 है और ये 12 ही है। अब मैं कंपनी एज अ कंपनी ऑनर या एज अ कंपनी डायरेक्टर मैनेजर मैं बोल रहा हूँ कि आप पैसे मत ले लीजिए, हम कंपनी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो कितना कमाएंगे, हमने बोला हम 10% कमाएंगे, और शेयर होल्डर कितना कमाना चाहता है, कितना एक्सपेक्टेशन है 12%, तो फ़ायदा क्या है उससे पैसे लेकर। यहाँ पर वॉल्टर बोल रहा है तुम कमा भी लोगे तो तुम कितना कमा पाओगे 10%, और शेयर होल्डर की तो एक्सपेक्टेशन ही 12 है, तो अगर आप कमा के उनको दोगे तो सेटिस्फाई थोड़ी होंगे, तो उनके पैसे को बर्बाद कर रहे हो, 12 तो वो खुद ही कमा लेंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन 12 है, हमसे नहीं तो कहीं और से कमाएंगे। इसका मतलब ऐसे केस में आपको डिविडेंड अपने पास रखना ही नहीं चाहिए, सारा पैसा बांट दो। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला है जो डीपी है डिविडेंड पे आउट दैट शुड बी 100%, और जो आरआर है रिटेंशन दैट शुड बी 0। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छा है और कंपनी 14% कमा सकती है, तो क्या कंपनी इनका डिविडेंड दे दे, और कंपनी के पास जो पैसा और है, पैसा और कहीं से आएगा, वो पैसा कंपनी प्रोजेक्ट में भी लगा ले, दोनों खुश। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी मैं आपको एक ना अजम्पशन लिखवाने वाला हूँ वॉल्टर मॉडल की। यहाँ पर ये माना गया है कि देर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी पैसे को अरेंज करने के लिए ना कंपनी के पास कोई तरीका है ही नहीं, बस कंपनी जो कमा के बचाती है ना वही कंपनी का अपना पैसा होता है। यानी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कंपनी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती पैसे को रेज करने के लिए, ये इसकी अजम्पशन है मॉडल की। इसलिए जो पैसा है या तो वो प्रोजेक्ट में लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो वो डिविडेंड की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ओके। और तीसरा कंक्लूजन देखिएगा क्या होगा, और क्या हो सकता है अगर आर इक्वल है के ई के। यहाँ पर वॉल्टर बोलता है ये तो आप जितना कमाओगे उतना ही एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर की, तो ये तो एक तरह का इंडिफरेंस पॉइंट हो गया। कह रहे इस केस में एनी डिविडेंड पे आउट रेशियो कैन बी मेंटेन्ड, यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर आपकी सिचुएशन ये वाली है ना कि आप जितना कमाते हो वही एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की सेम है, तो आप डिविडेंड दो या मत दो, आपके कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा ध्यान देना, उन्होंने जो 3 बातें बोली हैं, अगर जैसे इसमें तो चलो फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने बोला जैसे आर बड़ा है के ई से तो आपको डिविडेंड 0 देना चाहिए, यानी कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर वॉल्टर के अनुसार जो उन्होंने बोला है अगर आपने नहीं किया ऐसा, तो ना जो फिर कंपनी की मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इन्वर्स पड़ेगा, यानी कि उससे उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस, यानी कि अगर उनके मॉडल को आप फॉलो कर रहे हो और लेकिन उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को मान नहीं रहे, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस बात को हम उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझेंगे। तो ये तो हो गया कंक्लूजन, ये आपको नोट करना है, ये कंक्लूजन है वॉल्टर मॉडल का। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इफ़ आर ग्रेटर देन के ई डिविडेंड पे आउट शुड बी 0। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि आपको कब डिविडेंड देना चाहिए कब नहीं। अगर आप ज़्यादा कमा सकते हो एज अ कंपनी तो डिविडेंड मत दो, सारा अपने पास रख लो, उनको कमा के देना। दूसरा, अगर आप कम कमा पाते हो तो सारा डिविडेंड दे दो, तुम कमा के कर भी क्या लोगे, ठीक है ना, वापस दे दो उनको पैसा। और अगर बराबर है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अजम्पशन क्या थी, मेन अजम्पशन वॉल्टर मॉडल की, there is only one source of finance, that is retained earnings, retained earnings, यानी कंपनी जो कमा के बचाती है सिर्फ वही सोर्स है। अब या तो उसको बचा लो और लगा दो कहीं, या फिर डिविडेंड दे दो, ये इसकी अजम्पशन है। ठीक है, ये वॉल्टर मॉडल की अजम्पशन है, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेन काम आता है इसका, जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला बोल लीजिए, कॉन्सेप्ट बोल लीजिए। ठीक है, हमें अल्टीमेटली करना क्या है इसमें, हमें ना अलग अलग सिनारियों में कि क्या होना चाहिए था उस पर कंपनी का निकालना क्या, मार्केट प्राइस,
और ये प्रूव करके दिखाना है कि देखो इस सिनारियो में डिविडेंड देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, और इसका कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें वॉल्टर ने क्या निकाल के दिखाया, पी। पी मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, ओके, द फॉर्मूला इज डी प्लस आर ई माइनस डी अपॉन के एंड अगेन होल डिवाइड बाय के। ठीक है, होल डिवाइड बाय के। अच्छा, पहले इस जो एब्रीवेशंस यूज करिए इनको समझ लेते हैं। वेयर पी जो निकालना है दैट इज अ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी कितना मार्केट प्राइस हो जाएगा इस, अगर हम ये पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारा कंपनी का मार्केट प्राइस क्या निकल के आएगा। हेयर डी इज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड एक शेयर पे कितना डिविडेंड। ठीक है ना। अच्छा, अगर एक शेयर का नहीं दिया, टोटल डिविडेंड दिया है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल है। अच्छा, कौन से डिविडेंड की बात हो रही है, इक्विटी की डिविडेंड की बात हो रही है, तो टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये हो गया डीपीएस। और कौन से वर्ड यूज हुए हैं ऊपर, आर। आर मैंने ऊपर भी समझाया था, दोबारा सुन लो। दिस इज अ रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय कंपनी, अर्नड बाय कंपनी। अच्छा, इसके अलग अलग नाम क्या दे रखे हो सकते हैं इन्होंने आपको, अगर दिया हो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, अगर इन्होंने आपको बोला हो रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं फिर बोल रहा हूँ इनका आपस में वैसे मीनिंग अलग होता है। आप जब एक रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो आई टीच यू कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी अलग चीज़ है। बट क्या है ना, यहाँ पर एज अ होल कंपनी की अर्निंग को दिखाने का प्रयास किया गया है आर बोलने से, तो इसलिए हम यहाँ पर सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको, ROI, ROE, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक, इनफैक्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब यहाँ पर एक ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको कंपनी की अर्निंग की तरफ बताए, आप समझ लेना आर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या यूज़ हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज के। मैंने क्या बताया, के क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी वो हमसे क्या चाहते हैं, जो हमसे वो चाहते हैं वही हमारी कॉस्ट है। आप समझ पा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने हमें 100 रुपये दिए और हम चाहते हैं कि 1 साल बाद हमें 12 रुपये मिले, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो जब मैं 12 रुपये दे रहा हूँ उनको, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई ना, 12/100 इंटू 100, यानी कि 12%। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर हम कंपनी के एंगल से बोल रहे हैं। इसके अंदर भी वही चीज़ है, इसको बहुत सारे नामों से दिया होगा आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि उनकी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है, क्या चाहते हैं वो, उनकी रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, और क्या नाम दे सकते हैं, हाँ, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक, एक्सपेक्ट, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, ये और भी है नाम, रादर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसलिए बताना पड़ा आपको क्योंकि कोई भी नाम दे दिया जाएगा, तो आपको कोई भी नाम दिया गया है तो आपको रिकॉल होना चाहिए, अच्छा ये के की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और भी कोई नाम होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, बट जनरली यूज़ होते हैं। और क्या यूज़ हुआ था ऊपर, ई यूज़ हुआ था। ई तो आप समझते हैं, अर्निंग पर शेयर। और ये भी अगर कैसे निकालते हैं, जो टोटल अर्निंग्स होती है, जैसे मैंने ऊपर शुरू में करके भी दिखाया था आपको, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज EPS। तो हमारे ऊपर फॉर्मूले में जितने भी वर्ड यूज़ हुए थे मैंने सारे डिफाइन कर दिए। देखिए, डी मतलब डिविडेंड, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, ई मतलब EPS, डी मतलब DPS, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ठीक है सर, इससे हम पी तो निकाल लेंगे, इस तरह से निकाला जाएगा, बट ये फॉर्मूला समझाओ तो सही, ये है क्या। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको समझने का मन है कि ये D+R है, फिर डिवाइड बाई के ही है, बेसिकली
यहाँ पर मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब उसका एफएम से ऐसे कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको समझने का मन होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे प्लस हो रहा है, क्यों ये नीचे डिवाइड बाई के ही है। क्योंकि क्या है ना, अल्टीमेटली अगर मैं उसको आधा घंटा लगाऊंगा उसको डेरिवेशन समझाने में, एट द एंड ऑफ द डे आपको याद ये रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब नहीं नहीं आप कहते हैं नहीं हमें तो समझना भी है, तो ठीक है, फिर एक सेपरेट वीडियो की जिनको देखना हो वो देख लें और जिनको नहीं देखना हो वो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बट ये मैथमेटिक यानी आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बना हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप वरना इस वीडियो के मुझे ना कमेंट में बता देना कि कितने लोग चाहते हैं इसकी वीडियो, चाहते हैं कि इसको कैसे बनाए फॉर्मूला, तो वो दैट आई विल शेयर यू, ठीक है। ठीक है, बट फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि एक बार और मैं फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है बताइए? हम ये किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? वॉल्टर का। वॉल्टर मॉडल। पी निकाल रहे हैं मतलब मार्केट प्राइस, डी आर ई माइनस डी अपॉन के ई और नीचे भी के ई, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए व्हाट दे से, XYZ लिमिटेड विच अर्न्स ₹10 पर शेयर। ध्यान देना, एक एक वर्ड अपने लिए काम का है। कंपनी क्या कमाती है? 10 रुपये पर शेयर। अब मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि इन्होंने आपको क्या बता दिया, कंपनी इतना कमाती है यानी कि अर्निंग्स बता दी, और पर शेयर बताइए तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यानी कि ई बता दिया सीधा 10 रुपीज़, ठीक है। आगे, इज कैपिटलाइज्ड एट 10%। कैपिटलाइजेशन रेट मैंने आपको पहले बताया था, कैपिटलाइजेशन रेट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट? के ई को। कितना? 10%, ठीक है। कैपिटलाइज एट 10%। हैज़ नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नो नहीं आएगा, गलती से प्रिंट है। हैज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट 12%, 12%, यानी कंपनी का आर जो है वो 12% है, ओके। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ध्यान देना वर्ड पे, व्हाट दे आर आस्किंग, कह रहे हैं ये हमने आपको बताया, ये हमारा ई है, ये हमारा के ई है, ये हमारा आर है, आप हमें ऑप्टिमम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, बढ़िया, जो कंपनी के लिए बेस्ट हो। और हमारे लिए बेस्ट क्या होता है? जिससे कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़े, सबसे ज़्यादा है, ऐसा ऐसा रेशियो हमारे लिए बेस्ट है। तो कह रहे हैं ये बताओ। यहाँ पे एक लाइन और होनी चाहिए थी और एग्जाम में आएगी तो आपको मिल भी जाएगी कि कौन से मॉडल से करना है। और अगर कभी नहीं लिखा ना तो आपको इन्फॉर्मेशन देख के समझना पड़ेगा, अच्छा ये तो वॉल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने आगे लिख के छोड़ा कि ऑप्टिमम डिविडेंड रेशियो बताओ और प्राइस ऑफ द शेयर एट दैट पे आउट। जो आप रेशियो बता रहे हो उस पर उसका प्राइस भी निकाल के दो, यानी पी निकाल के दो, ठीक है। अब मैं वॉल्टर पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये वॉल्टर का क्वेश्चन नहीं है, आपको खुद भी देखना पड़ेगा। देखो आपको ई दिया है, के ई दिया है, आर दिया है, और आपसे डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछ रहे हैं, तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन वॉल्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। कह रहे हैं क्या होना चाहिए इस पे, और उस जो होना चाहिए ना रेशो, हमने देखा है ना रेशो क्या होना चाहिए, या तो 0 डिविडेंड पे आउट, या 100, या हम बोलेंगे कुछ भी रख दो। तो जो भी हम आंसर देंगे ना उस पर हमें पी निकाल के भी दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो कंक्लूजन में हमने तीन ही चीज़ तो पढ़ी है, या तो आर बड़ा होगा के ई से, या आर छोटा होगा के ई से, या बराबर होगा। अब हमारे गिवन सिनारियो में आर कितना है 12 और के ई कितना है 10, ओके। तो इसका मतलब सिंस आर ग्रेटर देन के ई, आर कितना 12% ऑब्वियसली बड़ा है किससे? 10%। तो आप बताइए हमने क्या सीखा था? अगर आर बड़ा है के ई से, अच्छा इसका एक बार मीनिंग दोबारा बोल के देखते हैं। अगर आर बड़ा है के ई से तो व्हाट वी आर सेइंग, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि कंपनी कह रही है देखो हम 12 कमा सकते हैं तुम्हारे पैसों से और तुम 10 ही मांग रहे हो, हम ज़्यादा कमा के देंगे। तो यहाँ पे वॉल्टर क्या बोल रहा था?
अगर तुम ज़्यादा कमा सकते हो तो उनको डिविडेंड मत दो, उस पैसे को यूज़ करो। तो यानी कि सिंस आर ग्रेटर देन के, सिंस आर ग्रेटर देन के, डीपी रेशो कितनी होनी चाहिए बताओ, 0। यानी कंपनी को डिविडेंड पे आउट नहीं करना, करना ही नहीं है, सारा क्या करना चाहिए, रिटेंशन, यानी कि अपने पास रखें। ठीक है जी, तो ठीक है, हमें यहाँ पे आंसर क्या देना चाहिए था, देना चाहिए सिंस आर ग्रेटर देन ये डीपी रेशो शुड बी 0। अब इन्होंने बोला था जो रेशो आप बोलोगे ना उस पर पी भी निकाल के दिखाना, तो ठीक है जी, पी निकाल देते हैं। पी निकालने का फॉर्मूला एक बार और आपको याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो, बोलो क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड आर ई माइनस डी अपॉन के ई अपॉन के ई। ठीक है, अब देखो हमने तो डिविडेंड बोल दिया देना ही नहीं है, इसका मतलब 0 प्लस आर कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 12%। अच्छा, परसेंट को हम ऐसे लिखेंगे 0.12। अर्निंग कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में, अर्निंग कितनी थी हमारी इस क्वेश्चन में, कितना कमाती है कंपनी, 10। डिविडेंड तो हम दे ही नहीं रहे, 0। और देखिए के ई कितना है, के ई है हमारा 10%, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा 0.10 और होल डिवाइडेड बाय 0.10। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात ख़त्म। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट बिकम्स 0.12 इंटू 10 डिवाइड 0.10, 12 डिवाइडेड बाय 0.10, that becomes 120। आंसर इज 120 रुपीज़, 120। ठीक है, अच्छा 120 आ गया, यानी कि अगर कंपनी ये डिविडेंड पॉलिसी यूज़ करेगी ना तो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो 120 आएगा। ठीक है, चलो 120 तो आ गया, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कैसे पता लगा कि बेस्ट पॉलिसी है, ये तो आपने निकाल दिया 120 आ गया, इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि ऑल्टर ने जो बोला वो सही बोला। बिल्कुल सही है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो गया, हमसे मांगा नहीं है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक चीज़ करते हैं। हमने बोला ये जो सिनारियो हमारे सामने था उस पर डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और हमने करके दिखा दिया। अब हम ना कोई भी डिविडेंड पे आउट अदर लेके देखते हैं और फिर उस पर पी निकालते हैं। अगर वो इससे बड़ा आ गया या बराबर आ गया तो हम बोलेंगे ये तो बेकार वो मॉडल है, इस पर किस पे भी तो दूसरी हमने कुछ और करके देखा तब भी आंसर आ रहा है। अगर मार्केट प्राइस से कम आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये ऑप्टिमम है, इस पे मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा आता है, और अगर आप वॉल्टर को मानोगे नहीं तो फिर मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा। देखें करके, देखें, देखिए लेट से डिविडेंड पे आउट इज लाइक, कुछ भी ले लेते हैं, चलो 60 ले लेते हैं, 60%, जबकि डिविडेंड पे आउट 0 होना चाहिए और मैंने 60 ले लिया, तो ठीक है। अब होगा क्या, इम्पैक्ट देखो, इसका मतलब अच्छा हमारा अर्निंग कितना था, 10 रुपये था ना, तो इसका मतलब डिविडेंड कितना हो जाएगा फिर, 60% ऑफ 10 दैट इज 6। अब हम क्या निकालते हैं, पी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड यानी कि 6 प्लस आर क्या है 0.12, ई क्या है 10, डी क्या है 6 डिवाइड बाय 0.10 और डिवाइड बाय 0.10। अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना हमने क्या किया है, हमने ऑप्टिमम फॉलो नहीं कर रहे, कुछ और लेके देख रहे हैं, तो देखते हैं कुछ और लेके कितना आता है। तो ये हो गया 6 0.12 into 4 divided by 0.10। दैट इज 108। आंसर आ रहा है ₹108। और नाउ यू कैन सी, जब हमने डिविडेंड वॉल्टर मॉडल लगाया, जो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए था हमने उस पर निकाला, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना आया 120। और अगर हमने वॉल्टर का ऑप्टिमम ना लगा के अपना मर्जी लगा दी, कुछ भी करके देखा, तो देखो आंसर आया 108। तो आप देख रहे हो, अगर हमने ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं करी
तो मार्केट प्राइस 108 हो गया, कहाँ 120, कहाँ 108, मार्केट प्राइस डाउन हो गया, यानी वेल्थ खराब हो गई। तो यानी कि हमें वॉल्टर के अनुसार अगर काम करना है तो जो उसने क्रक्स दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड देना होगा, तभी ये मॉडल सेटिस्फाई सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि वॉल्टर मॉडल जस्टिफाई कैसे करता है अपने आप को। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये देखिए। अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, आपको और पक्का हो जाएगा, माइंड में स्टिक हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मेसर्स एक्स वाई लिमिटेड। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख, ध्यान देना इस बार अर्निंग्स दिए यानी टोटल, बट अपने को तो ई चाहिए होता है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड कर लेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से। डिविडेंड पे आउट रेशो डीपी रेशो 60%, तो ठीक है 5 लाख का 60% करेंगे तो उससे डिविडेंड आ जाएगा, वो भी टोटल आएगा, तो अगेन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो डीपीएस आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, ठीक है, यानी क्या है ये इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, के ई। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 15%। व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। ये तो अभी आपसे पूछ ही नहीं रहे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो डिविडेंड पे आउट दे दिया ना आपको, कह रहे हैं इस सिनारियो में जो दे रहे हैं हम आपको उस पर क्या निकाल दो, वॉल्टर निकाल के उसके आपसे मार्केट प्राइस निकाल दो, यानी डी निकालने की, पी निकालने की बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल, पी कैसे निकालते हैं एक बार और, डी आर बाय के और यहाँ पर ई माइनस डी अपॉन के ई। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला है इन्होंने, देखो इन्होंने हमें क्या क्या बोला है। अर्निंग्स 5 लाख, अर्निंग्स है 5 लाख, ठीक है, ई निकालना है अपने को, एक सेकेंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, वेट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें अर्निंग्स कितनी दी है, अर्निंग्स दैट इज 5 लाख, 5 लाख, कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। अर्निंग्स वी हैव गिवन 5 लाख, ठीक है, और अपने पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखिए 5 लाख की अर्निंग और एक नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, तो इसका मतलब तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे ईपीएस निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं, 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख दैट इज 5 लाख डिवाइड, और अगर इन्होंने बोला था जो डीपी रेशो है, डीपी रेशो वो कितनी है 60%, तो आप जानते हो ये 60% है, तो इसका मतलब डीपीएस क्या हो गया 60% ऑफ 5 दैट इज 3। दोनों चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, सबसे पहले डी यानी कि 3 प्लस, अब देखिए आर अपॉन के, आर कितना है अपने पास 15 और ये 12, तो 0.15 अपॉन 0.12, ई कितना 5, डी कितना 3, और इसके नीचे होल डिवाइडेड बाय 0.12, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 48.5 आ रहा है मेरा आंसर, 45.83, दैट इज़ अ मार्केट प्राइस, दैट इज़ अ पी, पी लिख देते हैं, पी ज़्यादा आपको ठीक लगे, पी मतलब आज का प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल एंड द मार्केट प्राइस शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसने पहले बोला देखो जो तुम्हारे सामने हालात दिए हैं उस पर निकाल दो, हमने निकाल दिया।
अब कह रहे हैं अगर आप वॉल्टर का मॉडल लगाते तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता, यानी सबसे बढ़िया होना क्या चाहिए था, और जो होना चाहिए था उसमें निकाल के भी दिखाओ। तो ये आपकी जो हमने पिछली बार जस्टिफिकेशन दिया था ना, यहाँ पे खुद ही मिल जाएगा जस्टिफिकेशन। देखिए पार्ट 2। एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, आर कितना है, आर 15 और के कितना है 12। ये तो वही सिनारियो हो गया, आर बड़ा है के से। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आप लिखेंगे सेंस आर ग्रेटर देन के ई डी पी शुड बी जीरो, यानी डिविडेंड यहाँ पे जीरो होना चाहिए था। तो अगर ये बता दिया हमने, अब वो कह रहे थे इसमें निकाल के भी दिखाओ, तो ठीक है निकाल के दिखा देते हैं। पी डिविडेंड जीरो, आर कितना 15, 12, अर्निंग कितनी 5 माइनस जीरो डिवाइड बाय 0.12। सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 52.08। यू कैन सी जब हमने ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करी तो हमारा मार्केट प्राइस बढ़ गया। यही तो वोल्टर ने बोला कि अगर आप ऑप्टिमम जो होना चाहिए वो करोगे फॉलो तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। हमने डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, उसकी क्या रेलिवेंस क्या नहीं है वो समझा, और इसमें अलग अलग अप्रोचेज हैं, रेलिवेंस अप्रोच, इरेलीवेंस अप्रोच। अभी इरेलीवेंस में सिर्फ मैंने ये बताया कि वो कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इसमें कैसे बताना है वो हमने नहीं किया। रेलिवेंस हमने स्टार्ट किया, उसमें पहला मॉडल वॉल्टर मॉडल, और उन्होंने उस वॉल्टर मॉडल में अपना ये बताया कि आप अगर ये सिनेरियो देना चाहिए और नहीं है ये वाला दूसरा सिनेरियो तो नहीं देना चाहिए, यानी कि देयर आर पॉइंट्स विच आफ्टर कंसिडरेशन यू कैन ऑन डिसाइड अपॉन कि देना चाहिए या नहीं। ठीक है, और हमने 2 क्वेश्चन से इसको जस्टिफाई भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।